गुजरात में किसानों पर फेंके गए गोले, घटना में 10 घायल, 60 लोग हिरासत में। जमीन पर अपने मालिकाना कब्जे के लिए जुटे किसानों पर पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। गुजरात के भावनगर में किसानों का एक समूह गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उनकी जमीन लिए जाने से नाराज है, जिसके चलते कई किसान भावनगर के भदवा में नारेबाजी करने लगे। इस मामले को बढ़ता देख पुलिस ने कानून व्यवस्था के मद्देनजर किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। इस घटना में 10 किसान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मामले में 60 किसानों को हिरासत में लिया गया है। चूंकि घटना अभी तुरंत की है, इसलिए मामले पर ज्यादा कुछ निकलकर बाहर नहीं आया है। भारत बंद के बीच एक्ट के मामले में सरकार ने दाखिल की पुनर्विचार याचिका। भारत बंद के बीच केंद्र सरकार ने एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। चारों तरफ से बने दबाव के बीच केंद्र सरकार ने इस मामले में एक पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस जानबूझकर दलितों के बीच सरकार के प्रति नफरत पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में सभी अधिक दलित सांसद और विधायक हैं। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय पुनर्विचार याचिका दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताएगा कि सीधे गिरफ्तारी पर रोक का निर्णय उस कानून को हल्का कर देगा, जिसका उद्देश्य अधिकार विहीन वर्ग को सुरक्षा देना है। मंत्रालय अपनी याचिका में आग्रह करेगा कि ताज़ा निर्णय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के भय को खत्म करेगा, जिससे दलित हिंसा की घटनाएं बढ़ सकती हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस कानून के तहत जांच से पहले गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत पाकिस्तान के एनएसए ने की फोन पर बातचीत, राजनयिक विवाद सुलझा। भारत और पाकिस्तान के बीच काफी लंबे समय से राजनयिक विवाद चल रहा है। दोनों देशों ने अपने राजनयिकों के साथ हुए कथित उत्पीड़न की बात कही थी। इस विवाद को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल और उनके समकक्ष नासिर जंजुआ ने बातचीत के बाद सुलझा लिया है। दोनों देशों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से इस विवाद को निपटा लिया है। सूत्रों का कहना है कि डोभाल और जंजुआ के बीच 26 मार्च को फोन पर बातचीत हुई, जिसके बाद दोनों देशों ने 1992 के कोड ऑफ कंडक्ट के जरिए राजनयिक विवाद सुलझाने पर सहमति जाहिर की। भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया और उनके समकक्ष हेल महमूद ने दिल्ली और इस्लामाबाद के स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर यह समझाया कि कोड ऑफ कंडक्ट के जरिए राजनयिकों और राजनयिक परिसर से संबंधित मुद्दों को सुलझाया। पिछले कुछ सालों से दोनों एनएसए के बीच होने वाले उच्चस्तरीय संपर्क का यह एक रूप है। आखिरी बार साल 2017 में डोभाल और जंजुआ के बीच बैंकॉक में बातचीत हुई थी। हालिया बातचीत में उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता की समग्र स्थिति पर बातचीत की और संपर्क में बने रहने के लिए सहमत हुए। जारी है मूर्तियों से छेड़छाड़, राजस्थान में तोड़ी गई महात्मा गांधी की प्रतिमा। देश में मूर्तियों को तोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। ताज़ा मामला राजस्थान के राजसमंद नाथद्वारा का है। यहां महात्मा गांधी की प्रतिमा को अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया। उपद्रवियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा से सिर गायब कर दिया। आपको बता दें कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के नतीजों के कुछ घंटे बाद ही वहां न की मूर्ति क्षतिग्रस्त करने की घटना सामने आई थी। सोशल मीडिया पर इस मामले पर खूब चर्चा भी हुई थी। इसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों में कई विचारधाराओं द्वारा समर्थित विभूतियों और राजनेताओं की मूर्तियों को तोड़ने और स्याही फेंके जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। लेनिन के बाद पेरियार, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया था। ब्लैक बक पोचिंग केस आसाराम के साथ जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काटेंगे सलमान खान। 20 साल पुराने काले हिरण के शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को 5 साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्म ना लगाया गया है। कोर्ट ने बाकी सभी आरोपी सितारों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। जोधपुर पुलिस ने सलमान को हिरासत में लेकर जेल भेजने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि इसी सेंट्रल जेल में यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम बंद है। एक अखबार के मुताबिक जेल जाने की स्थिति में सलमान को सेंट्रल जेल की बैरक नंबर 2 में रखा जा सकता है। इसी बैरक में छात्रा से यौन उत्पीड़न का आरोपी आसाराम भी बंद है। बता दें कि अदालत ने अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी कर दिया है। 01 और 02 अक्टूबर 1998 को फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान पर जोधपुर के नजदीक कांकानी गांव सहित 3 अलग अलग स्थानों पर हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था।
ऑनलाइन न्यूज़ पर नज़र रखेगी सरकार, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बनाई कमेटी। फेक न्यूज़ पर दिशानिर्देशों को वापस लेने के बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक कमेटी बनाने का फैसला किया है जो कि समाचार पोर्टलों और मीडिया वेबसाइटों के लिए नियम बनाएगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस ऑर्डर से जुड़ा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, लेकिन 4 अप्रैल को लीक हुए ऑर्डर की कॉपी इंटरनेट पर उपलब्ध है जिस पर ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के डायरेक्टर अमित कटोच के हस्ताक्षर हैं। इस कॉपी में लिखा है कि अब तक ऑनलाइन मीडिया वेबसाइट्स और न्यूज़ पोर्टल्स के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है। इसलिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है जो कि डिजिटल मीडिया के लिए नियम बनाएगी। मंत्रालय द्वारा बनाए इस कमेटी में 10 सदस्य होंगे। इन सदस्यों में चीफ एग्जीक्यूटिव और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, इंडियन ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन के प्रतिनिधि भी होंगे। 3 दिवसीय भारत यात्रा पर पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री ने मोदी से की मुलाकात। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 3 दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार को भारत पहुंचे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। शनिवार को होने वाली शिष्टमंडल स्तर की वार्ता से पहले शुक्रवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात कर खुशी हुई। ट्वीट में मोदी ने प्रधानमंत्री आवास पर ओली के साथ हुई मुलाकात की तस्वीरें भी साझा की। शाम को ओली ने यहां स्थित नेपाल दूतावास पर आयोजित एक कार्यक्रम में नेपाली समुदाय के सदस्यों का संबोधित किया। नेपाल के प्रधानमंत्री परंपरागत रूप से अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत आते हैं। इसलिए फरवरी में नेपाल के प्रधानमंत्री चुने गए ओली अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत आए हैं। एम्स में आज होगा जेटली का किडनी ट्रांसप्लांट, सर्जरी से पहले खत्म हुए सभी टेस्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की शनिवार को होने वाली गुर्दा प्रत्यारोपण किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी अब रविवार को की जाएगी। शुक्रवार शाम को घर से सर्जरी के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती हुए जेटली को शनिवार को मेडिकल टेस्ट की एक लंबी सीरीज से गुजरना पड़ा। 65 साल के वित्त मंत्री को इसके बाद सर्जरी से पहले एक दिन के लिए निगरानी में रखने का निर्णय लिया गया। एम्स सूत्रों के अनुसार गुर्दा प्रत्यारोपण कराने वाले मरीज को एक दिन की निगरानी में रखना एक रूटीन मेडिकल प्रक्रिया है और अब जेटली की सर्जरी रविवार को की जाएगी। हालांकि शनिवार को उनको गुर्दा देने वाले डोनर की भी सभी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी थी। गुर्दे की बीमारी से जूझ रहे अरुण जेटली सोमवार से अपने कार्यालय भी नहीं गए हैं और उन्होंने राज्यसभा के लिए दोबारा चुने जाने के बाद हुए शपथ ग्रहण समारोह में भी हिस्सेदारी नहीं की थी। इस दौरान उन्होंने अपने घर पर ही चिकित्सा सुविधा ली थी, लेकिन परेशानी बढ़ने पर उन्हें शुक्रवार शाम को एम्स में भर्ती होना पड़ा था। जेटली का ऑपरेशन एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया के भाई व अपोलो हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप गुलेरिया द्वारा करने की संभावना है, जो जेटली परिवार के मित्र भी हैं। पीएनबी स्कैम से 1 साल पहले ही सीवीसी ने उठाई थी आवाज, ध्यान देते तो नहीं होता घोटाला। पंजाब नेशनल बैंक में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी द्वारा किए गए 13,600 करोड़ रुपए के घोटाले के सामने आने से 1 साल पहले ही केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी ने रत्न और आभूषण क्षेत्र की अनियमितताओं को लेकर बैंकों को सचेत किया था। साल 2017 के लिए सीवीसी की रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने 5 जनवरी 2017 को सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों और पंजाब नेशनल बैंक सहित 10 प्रमुख बैंकों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें कुछ ज्वेलरी कंपनियों खासतौर से जतिन मेहता के विंसम ग्रुप के खातों की अनियमितताओं का बारे में बातचीत की गई थी। इस समय पीएनबी को नीरव मोदी और मेहुल चोकसी द्वारा किए गए घोटाले से जूझना पड़ा रहा है। दोनों ने कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर गैर कानूनी तरीके से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को रिन्यू करवाया। दोनों ही अपने परिवार के साथ जनवरी के पहले हफ्ते में विदेश चले गए। उनके देश छोड़ने के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। सीवीसी की रिपोर्ट पीएनबी के वरिष्ठ प्रबंधन के तरफ से की गई चूक पर ध्यान केंद्रित करती है। सतर्कता आयोग के कमिश्नर केवी चौधरी ने कहा, बैठक खासतौर से विंसन ग्रुप के जतिन मेहता द्वारा बैंकों में किए गए फ्रॉड पर बातचीत करने के लिए बुलाई गई थी। भारत बंद, कहीं भी हिंसा हुई तो डीएम और एसपी होंगे जिम्मेदार। सोशल मीडिया पर 3 अप्रैल से ही मंगलवार 10 अप्रैल को आरक्षण के विरोध में भारत बंद के आयोजन का प्रचार किया जा रहा है। 2 अप्रैल को हुए दलित आंदोलन से देश भर में भारी हिंसा हुई थी और 17 लोगों की भी मौत हो गई थी। ऐसा दोबारा न हो, इसलिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है।
मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर कहीं भी हिंसा या अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए सीधे तौर पर इलाके के डीएम और एसडीएम जिम्मेदार होंगे। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर समूहों ने मंगलवार को भारत बंद का ऐलान किया था। इसके लिए केंद्र की ओर से विभिन्न राज्यों को पुख्ता इंतजाम करने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जरूरत पड़ने पर धारा 144 लागू करने और संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को विज्ञान संग्रहालय दिखाना चाहते हैं प्रिंस चार्ल्स। वह क्षण बेहद ऐतिहासिक होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रिंस चार्ल्स के बीच मुलाकात होगी। प्रिंस चार्ल्स आर्थर फिलिप जॉर्ज पीएम मोदी को खुद ब्रिटेन का प्रतिष्ठित साइंस म्यूजियम दिखाना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री 18 अप्रैल को ब्रिटेन में होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रमंडल देशों की शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए लंदन जा रहे हैं। वह 18 से 20 अप्रैल तक की 3 दिन की यात्रा के दौरान पहले दिन भारत और ब्रिटेन के बीच रिश्तों की बुनियाद मजबूत करने में व्यस्त रहेंगे। इसके लिए ब्रिटेन ने भी काफी अच्छी पहल की है। 18 अप्रैल को ही दोनों देशों के बीच आपसी लिविंग ब्रिज की थीम पर भारत में जन्मे ब्रिटिश लोगों तथा ब्रिटेन में जन्मे भारतीयों के साथ भी प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। संबंधों को मजबूत बनाने, नए विकल्पों पर विचार करने, एक दूसरे के लिए अवसर के द्वार खोलने समेत तमाम आपसी हितों पर द्विपक्षीय चर्चा होगी। द्विपक्षीय चर्चा में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री प्रिंस चार्ल्स के साथ होंगे। इसरो ने लॉन्च किया IRNSS-1 संचार उपग्रह GSAT-6A की नाकामी के बाद फिर जोर आजमाइश। संचार उपग्रह GSAT-6A की नाकामी भूल जाए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गुरुवार को नए नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS-1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 4 बजे अंतरिक्ष में भेजा गया। यह लॉन्चिंग PSLV-41 रॉकेट के जरिए की गई। IRNSS-1 उस सैटेलाइट IRNSS-1H की जगह लेगा, जिसकी लॉन्चिंग पिछले साल 31 अगस्त को असफल हो गई थी। यह सैटेलाइट भारतीय नेविगेशन मैप सिस्टम नाविक की ताकत बढ़ाएगा। नाविक के तहत भारत ने 8 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जिसमें से IRNSS-1H को छोड़कर बाकी सभी सफल रहे। सैटेलाइट की मदद से नक्शा बनाने, समय के सटीक आंकलन, नेविगेशन और समुद्री नेविगेशन में मदद मिलेगी। यह सेना के लिए काफी कारगर होगा। कठुआ गैंगरेप, मासूम के साथ दरिंदगी से सदमे में देश, फरहान सानिया मिर्जा का फूटा गुस्सा। जम्मू और कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ हुए गैंगरेप की घटना से पूरा देश सदमे में है। इस मामले पर खेल और बॉलीवुड जगत की हस्तियों ने अपना गुस्सा ट्विटर पर जाहिर किया है। रितेश देशमुख, सानिया मिर्जा, अभिषेक बच्चन ने इस घटना को शर्मनाक करार दिया है और न्याय की मांग की है। घटना पर जहां पूरे देश में विरोध हो रहा है, वहीं राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का कहना है कि गैर जिम्मेदाराना बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा, कुछ समूहों के लोगों द्वारा कानून तोड़ने या गैर जिम्मेदाराना बयान देने की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले पर उचित कार्रवाई करते हुए इसकी जांच चल रही है और फास्ट ट्रैक अदालत जल्द ही अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले को लेकर ट्विटर पर सेलिब्रिटी अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर ने कहा, कल्पना कीजिए उस 8 साल की बच्ची के दिमाग में उस समय क्या चल रहा होगा जब उसे नशीली दवाएं देकर बंधक बनाकर इतने दिनों तक रेप किया गया और फिर हत्या कर दी गई। अगर आप तो उसके मन के दहशत, डर को महसूस नहीं कर सकते तो आप एक इंसान होने लायक नहीं है। अगर आप पीड़िता के लिए न्याय की मांग नहीं करते तो आप किसी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा दलितों पिछड़ों के हक से समझौता नहीं। दलित मुद्दे पर निशाने पर आए पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा सियासी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर को अपमानित करने वाले और उनका नाम इतिहास से मिटाने के लिए सारी शक्ति लगाने वाली कांग्रेस उस सरकार से सवाल कर रही है, जिसने अपनी नीतियों योजनाओं के माध्यम से भेदभाव और सामाजिक असंतुलन को दूर किया है। पीएम ने दलितों पिछड़ों के अधिकारों के प्रति रत्ती भर भी समझौता न करने की घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार कांग्रेस की लटकाने भटकाने वाली कार्यसंस्कृति से देश को मुक्त कर भेदभाव रहित न्यू इंडिया के निर्माण में जुटी है। अंबेडकर के अंतिम दिनों के निवास स्थान 26 अलीपुर रोड को देश को समर्पित करने के बाद पीएम ने खासतौर से कांग्रेस को निशाने पर लिया और उस पर दलितों पिछड़ों को अधिकार देने की राह में अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया। उनकी सरकार ने एक्ट को मजबूत बनाया। इसमें शामिल 22 अपराधों की संख्या 47 कर दी। मगर जिस कांग्रेस ने बाबा साहिब को अपमानित किया, इतिहास से नाम मिटाने के लिए सारी ताकत लगाई,
इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। भारत रत्न के लायक नहीं समझा। जिसने संविधान निर्माता के चित्र को भी संसद भवन में जगह नहीं दी। वही कांग्रेस सरकार से सवाल कर रही है। इस साल भी 20% लाने वालों की होगी एमबीबीएस में सीट पक्की। पिछले 2 सालों से फिजिक्स में केवल 5%, केमिस्ट्री में 10% से कम और बायोलॉजी में 20% अंक भर से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में मेडिकल उम्मीदवारों को दाखिला दिया जा रहा है। 2 सालों से ऐसा नीट के परसेंटाइल सिस्टम की वजह से हो रहा है। नीट के तहत यह सिस्टम गैर मेधावी छात्रों को भी मौके देने के लिए बनाया गया था। साल 2016 में नीट को अनिवार्य बनाने से पहले मेडिकल में एडमिशन के लिए सामान्य श्रेणी के बच्चों के लिए 50% कट ऑफ और आरक्षित श्रेणियों के लिए 40% कट ऑफ जरूरी होती थी। साल 2016 के बाद से कट ऑफ को 50 और 40 परसेंटाइल कर दिया गया है, जिसकी वजह से नीट में 18-20% अंक हासिल करने वालों के लिए भी मेडिकल कॉलेजों के दरवाजे खुल गए हैं। इस साल भी 20% अंक लाने वालों को आराम से मेडिकल सीट मिल जाएगी। दरअसल साल 2015 में सामान्य श्रेणी के तहत एडमिशन पाने के लिए आपको 50% अंक लाने होते थे, यानी 720 में से 360 अंक लाने जरूरी होते थे। मगर साल 2016 में आपको केवल 50 परसेंटाइल लाने थे। इसका मतलब 720 में से केवल 145, जो कुल अंकों का महज 20% है। एआईएमआईएम नहीं लड़ेगी कर्नाटक चुनाव, ओवैसी ने कहा जेडीएस के लिए करेंगे प्रचार। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ऐलान किया था कि उनकी पार्टी कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ेगी, मगर अब उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया है। ओवैसी ने कहा कि एआईएमआईएम कर्नाटक चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। हम जनता दल सेक्युलर जेडीएस का समर्थन करेंगे और उसके लिए प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां पूरी तरह से विफल हो गई हैं। ओवैसी पर आरोप लगा था कि वह इसलिए पीछे हट रहे हैं ताकि भाजपा को इसका फायदा मिल सके। इस तरह के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा, हम पर भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए वोट काटने के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह पूरी तरह से आधारहीन हैं। हमने गुजरात, झारखंड और जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ा था। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लोकसभा चुनावों में भी हिस्सा नहीं लिया। वहां कांग्रेस के साथ क्या हुआ? माना जाता है कि कर्नाटक के कुछ इलाकों में एआईएमआईएम की पकड़ काफी मजबूत है और इसकी क्षेत्रीय इकाई ने चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों की लिस्ट भी तैयार कर ली थी। मगर पार्टी के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने पार्टी के नेताओं संग कई बार सलाह मशविरा करने के बाद चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर 12 मई को मतदान होने हैं और 15 मई को वोटों की गिनती की जाएगी। इस चुनाव में कांग्रेस, भाजपा और जेडीएस के बीच कड़ा मुकाबला है। वीवीपीएटी मशीनों में संशोधन पर विचार करे चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग से कहा कि वह मतदाताओं की वोट पर्ची, वीवीपैट मशीनों में संशोधन पर विचार करे ताकि मतदाता गलत मतदान होने पर अपना वोट रद्द कर सकें। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष एक इंजीनियर ने याचिका दायर कर कहा कि मशीन दोषमुक्त नहीं है और यदि मतदाता अपनी संत के उम्मीदवार को वोट देने में विफल रहते हैं तो इसमें वोटिंग रोकने या रद्द करने का प्रावधान भी होना चाहिए। हालांकि पीठ ने याचिकाकर्ता की अपील पर फैसला देने से इनकार कर दिया और उन्हें अपनी याचिका के साथ चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुति देने को कहा, जिसमें यह बताया जा सके कि वीवीपैट मशीनें त्रुटिमुक्त नहीं हैं। बच्चों और बुजुर्गों को रेल संग्रहालय में आज निःशुल्क प्रवेश। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय घूमने का आज बेहतरीन मौका है। दरअसल विश्व विरासत दिवस पर संग्रहालय में बच्चों, छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। वहीं विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की भी तैयारी की गई है। पीढ़ी और बुजुर्गों के बीच संवाद करवाया जाएगा। इस साल के कार्यक्रम का थीम हेरिटेज फॉर जनरेशन रखा गया है। निवेश इंडिया द्वारा रेल संग्रहालय के इंडोर गैलरी में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक कथा वाचन होगा। इस मौके पर रेलवे बोर्ड के सेवानिवृत्त सदस्य यशपाल गुप्ता दिल्ली विंटेज कार रैली के मुख्य आकर्षण एक सदी पुराने मॉरिस फायर इंजन को पुनर्जीवित करने का अनुभव साझा करेंगे। 12 से 2 बजे और शाम 4 बजे से रेलवे धरोहर पर 3 फिल्म शो का आयोजन करेगा। वहीं बच्चों के लिए क्विज, गाइडेड टूर जैसे कई कार्यक्रम भी होंगे। संग्रहालय में पुराने जमाने के गौरव को दर्शाने वाली 100 से अधिक वस्तुओं का एक संग्रह है। रेलवे ने यह भी निर्णय लिया है कि संग्रहालय में मई से रात 9 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। इस तरह से रात्रिकालीन पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा।
कैश संकट, 2000 के नोट जमा करने वालों पर छापेमारी, आरबीआई ने बढ़ाई नकदी की सप्लाई। कैश संकट से निपटने के लिए टैक्स अथॉरिटी नकदी जमा करने वालों पर छापेमारी कर रही है। बुधवार को कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 30 से 35 जगह छापेमारी की गई है। वहीं बिहार में एटीएम के जरिए 800 से 900 करोड़ रुपए पंप किया गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हालात ज्यादा खराब हैं। यहाँ बड़े बड़े ठेकेदार आए कर विभाग की नज़र की किरकिरी बने हुए हैं। हालांकि अभी तक हुई छापेमारी में बहुत ज्यादा नकदी बरामद नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में छापेमारी तेज हो सकती है क्योंकि नकदी की कमी से जूझ रहे लोगों के बीच जमाखोर 2000 के नोटों को जमा कर रहे हैं। अंग्रेजी अखबार को एक वरिष्ठ अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक कई ऐसे व्यक्तियों और इकाइयों पर ध्यान दिया जा रहा है जिन्होंने पिछले हफ्ते ज्यादा नकदी निकाली है। देश के 48 सांसद विधायकों पर महिला अपराध के केस, भाजपा नेताओं की संख्या सबसे ज्यादा। रिपोर्ट। देश के 48 सांसद और विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के केस हैं। भाजपा में ऐसे नेताओं की संख्या सबसे ज्यादा 12 है। उन्नाव में सत्ताधारी विधायक पर लगे दुष्कर्म के आरोप समेत देश में बढ़ते रेप के खिलाफ गुस्से के बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) ने यह रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 33% यानी 1580 सांसद विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 48 महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोपी हैं, जिनमें 45 विधायक और 3 सांसद हैं। इसमें महिला उत्पीड़न, अगवा करने, शादी के लिए दबाव डालने, बलात्कार, घरेलू हिंसा और मानव तस्करी जैसे अपराध शामिल हैं। पार्टियों के लिए जैसे देखें तो भाजपा के सबसे ज्यादा 12 सांसद विधायकों के खिलाफ केस दर्ज हैं। वहीं इसके बाद शिवसेना के 7 और तृणमूल कांग्रेस के 6 जनप्रतिनिधि महिलाओं के खिलाफ अपराध के दागी हैं। यह रिपोर्ट देश के कुल 4845 जनप्रतिनिधियों में से 4896 के चुनावी एफिडेविट के विश्लेषण पर आधारित है। इसमें कुल 776 सांसदों में से 768 सांसद और 4120 विधायकों में से 4077 विधायकों के हलफनामे हैं। 2G स्पेक्ट्रम मामले में सीबीआई की अपील पर एस्सार लूप टेलीकॉम को नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला मामले से जुड़े दूसरे मामले में सीबीआई की याचिका पर एस्सार व लूप टेलीकॉम के प्रमोटर व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सीबीआई ने एस्सार व लूप टेलीकॉम के मामले में निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पेश मामला एस्सार टेलीकॉम व लूप टेलीकॉम को स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़ा है। निचली अदालत ने इस मामले में भी सभी आरोपियों व कंपनियों को बरी कर दिया था। जस्टिस एसपी गर्ग ने एस्सार समूह के प्रमोटर रविकांत रूया व अंशुमन रूया, लूप टेलीकॉम के प्रमोटर आईपी खेतान व किरण खेतान, एस्सार समूह के निदेशक विकास सर्राफ व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर पक्ष रखने का निर्देश दिया है। मोदी के बयान पर डॉक्टरों ने जताई कड़ी आपत्ति। मेडिकल कंसल्टेंट्स एसोसिएशन, मुंबई और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनके द्वारा लंदन में दिए बयान पर असंतोष व्यक्त किया है। बता दें, पीएम मोदी ने लंदन में डॉक्टरों के भ्रष्टाचार पर कहा था कि वह विदेश जाकर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हैं ताकि दवा कंपनियों को प्रमोट किया जा सके। इस बयान की वजह से डॉक्टरों में रोष है। इस मामले पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर रवि वानखेड़कर का कहना है कि हम सभी पीएम मोदी द्वारा भारतीय डॉक्टरों पर की गई टिप्पणी से निराश हैं। उन्होंने ऐसे देश यूके में बयान दिया है जहां के 70% मेडिकल सिस्टम को भारतीय चलाते हैं। दवाओं के मुद्दे जैसे मामले सरकार के हाथ में हैं, हमारे हाथ में नहीं। हमारी पीएम से विनम्र विनती है कि वह अपनी टिप्पणी पर दोबारा विचार करें। इससे पहले खुले खत में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों ने कहा था कि पीएम मोदी द्वारा यूके में दिया गया बयान अनुचित और अनावश्यक है। इसने बहुत से डॉक्टरों को अपमानित किया है। खत में यह भी लिखा था कि इन टिप्पणियों के कारण उनके लिए जो सद्भावना और सम्मान है उसमें कमी आई है। पेट्रोल की कीमत मोदी सरकार बनने के बाद रिकॉर्ड स्तर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के केंद्र में आने के बाद से पेट्रोल के दाम सबसे ज्यादा है। रविवार को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 74.40 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई, जबकि डीजल अपने रिकॉर्ड स्तर 65.65 रुपये प्रति लीटर रहा। इससे पहले 14 सितंबर 2013 को पेट्रोल 76.06 रुपये प्रति लीटर था। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रविवार को 19 पैसे का इजाफा हुआ। तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से यह बढ़ोतरी हुई है। बढ़ती कीमतों को देखते हुए एक्साइज ड्यूटी में कटौती का केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है।
मोदी सरकार के बनने के बाद से अब तक 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा चुकी है, जबकि कटौती केवल एक बार ही हुई। दक्षिण एशियाई देशों में भारत में पेट्रोल डीजल के दाम सबसे ज्यादा हैं। आरटीआई में पीएमओ से पूछा कब मिलेंगे 15 लाख, मिला ये जवाब। चुनावी सभा में लोगों के बैंक खातों में 15 लाख रुपये पहुंचाने के प्रधानमंत्री के वादे की सूचना आरटीआई के दायरे में नहीं आती है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने केंद्रीय सूचना आयोग को बताया है कि चूंकि यह सूचना इस कानून के दायरे में नहीं आती, इसलिए इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। आरटीआई कार्यकर्ता मोहन कुमार शर्मा ने नवंबर 2016 में आरटीआई दायर कर नोटबंदी के अलावा जानकारी मांगी थी कि प्रधानमंत्री के वादे के मुताबिक सभी के खातों में 15 लाख रुपये कब आएंगे। सुनवाई के दौरान शर्मा ने मुख्य सूचना आयुक्त आर के माथुर को बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय और आरबीआई से पूरी जानकारी नहीं मिली। पहली एजेंसी पीएमओ ने कहा कि उसने आवेदनकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी दे दी है। इसमें कहा गया है कि आरटीआई आवेदन आरटीआई कानून की धारा 2F के तहत सूचना की परिभाषा में नहीं आता। माथुर ने माना कि पीएमओ और आरबीआई के जवाब संतोषजनक हैं। बंगाल के चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा के झूठ का पर्दाफाश। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों के दौरान भाजपा द्वारा कही गई एक बात अब झूठी साबित हुई है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दरअसल भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में बंगाल की जिन हिंसात्मक तस्वीरों को दिखाकर अपने प्रोपेगेंडा की बात कही थी वो झूठी साबित हुई, क्योंकि असल में तस्वीर बांग्लादेश की है। मैनिफेस्टो की बुकलेट के कवर के पिछले हिस्से पर इन तस्वीरों को कोलाज के तौर पर प्रकाशित किया गया है। ये तस्वीरें बांग्लादेश में 2013 में युद्ध अपराधों से जुड़े मुकदमों के बाद भड़की हिंसा के दौरान की हैं। जन आक्रोश रैली के बाद कांग्रेस में बड़े बदलाव के आसार। कांग्रेस की 29 अप्रैल को दिल्ली में होने जा रही जन आक्रोश रैली के बाद संगठन में कई बदलाव होने के आसार हैं। विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में संबंधित प्रमुख कमेटियों के गठन के साथ कुछ राज्यों में अध्यक्ष भी बदले जाने हैं। बदलावों के बाद कार्यसमिति के नए सदस्यों की घोषणा भी होनी है। मध्य प्रदेश, हरियाणा के साथ यूपी में भी नेतृत्व परिवर्तन के संकेत हैं। कमलनाथ को वापस मध्य प्रदेश भेजने की खबरें कई महीनों से चल रही हैं। सूत्रों की माने तो उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अन्य बड़े नेताओं को भी चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण कमेटियों का जिम्मा सौंपने की तैयारी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने हाल ही में राज्य से जुड़े सभी नेताओं से चर्चा की है। छुट्टी से लौटे दिग्विजय सिंह ने भी अपना पक्ष केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा है। उधर हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही थी, लिहाजा वहां भी नेतृत्व परिवर्तन अवश्यंभावी है। चूंकि तंवर अनुसूचित जाति के हैं, इसलिए जातीय संतुलन बनाए रखने के लिए इसी वर्ग की कुमारी शैलजा का नाम सबसे आगे है। उम्मीद जताई जा रही है कि 15 मई तक कार्यकारी की भी घोषणा कर दी जाएगी। आज मुंबई से दिल्ली रवाना होगी राहुल गांधी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। 29 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाने वाला है। यह रैली देश में दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, किसानों की आत्महत्या, बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर केंद्र सरकार का ध्यान केंद्रित करने के लिए आयोजित की जा रही है। रैली में भाग लेने के लिए मुंबई कांग्रेस के 1200 से ज्यादा कार्यकर्ता एक विशेष ट्रेन के जरिए मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस ट्रेन का नाम राहुल गांधी सुपरफास्ट एक्सप्रेस रखा गया है। इस विशेष ट्रेन को मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से 27 अप्रैल को रवाना होगी और 29 अप्रैल की सुबह दिल्ली पहुंच जाएगी। इस ट्रेन के हर एक डिब्बे का नाम कांग्रेस के एक नेता के नाम पर होगा। इसकी जानकारी देते हुए मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष निरुपम ने कहा कि इन डिब्बों को बाबा साहेब आम्बेडकर, लोकमान्य तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुषों के नाम दिए गए हैं। आईटीआई में पढ़ाया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जल्द ही देश के आईटीआई में युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स पढ़ाया जाएगा। इसके लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग और नेस्कॉम के बीच करार हुआ है। नीति आयोग पहले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषय पढ़ाने की पैरवी कर चुका है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को कौशल विकास पर आयोजित एक दिवसीय राज्य स्तरीय मंत्री राष्ट्रीय सम्मेलन में इस बात का ऐलान किया। उन्होंने राज्य स्तर पर कौशल विकास के लिए मजबूत संस्थागत प्रणाली और संस्थागत ढांचा विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि भारतीय युवाओं के लिए जल्द ही ऐसे कोर्स शुरू होंगे जिनकी पूरे विश्व में काफी मांग है।
प्रधान ने कहा, जल्द ही देश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स और 3D प्रिंटिंग जैसे कोर्स शुरू किए जाए, जिससे युवाओं में नए स्किल्स डेवलप होंगे। इन कोर्सेज को ध्यान में रखकर ITI ट्रेनर्स और ट्रेनीज के लिए DGT, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, और नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज के बीच समझौते पर दस्तखत हुए हैं। 6 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा। 6 साल की बच्ची से 20 अप्रैल 2017 को रेप और हत्या के मामले में बेंगलुरु सिटी कोर्ट ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। इस सजा की हाईकोर्ट ने भी पुष्टि कर दी है। चूंकि अभियोजन पक्ष हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है, इसलिए 35 साल का अनिल बालगा के पास आदेश के खिलाफ अपील करने का समय होगा। बालगा अपने गिरिनगर आवास पर बच्ची के रेप और हत्या मामले में अपराधी साबित हुए हैं। जज एम लता कुमारी ने बालगा को लड़की की हत्या करने के मामले में मौत और बलात्कार के मामले में 10 साल कड़े कारावास की सजा सुनाई है। बालगा पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सरकारी अभियोजक चन्ना वेंकटरमनप्पा ने कहा कि 6 साल की मासूम अपने दादा के घर के बाहर खेल रही थी, जो कि बालगा के घर के सामने था। बच्ची शाम 6:15 बजे अचानक गायब हो गई। रात 8 बजे बालगा ने लोगों से कहा कि उसे अपने गांव जाना पड़ा। गांव जाने के बाद बालगा का फोन बंद हो गया। वहीं बच्ची के परिजनों ने उसके गायब होने की शिकायत दर्ज कराई। ध्वनि की 7 गुना तेजी का बैरियर तोड़ दुश्मन पर कहर बरपाएगी ब्रह्मोस मिसाइल। दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को हाइपरसोनिक मिसाइल बनने के लिए 7 मैक की स्पीड का बैरियर तोड़ना होगा। अगले दशक तक ऐसा संभव है, यानी इस मिसाइल को ध्वनि की 7 गुना रफ्तार से दागा जा सकेगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक सुधीर मिश्रा के अनुसार, हमें हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली में तब्दील होने के लिए 7 से 10 वर्ष का समय चाहिए। अभी ब्रह्मोस को ध्वनि से 2.8 गुना तेजी से दागा जा सकता है। जल्द ही यह गति बढ़कर 3.5 मैक हो जाएगी। अगले 3 साल में ब्रह्मोस मैक 5 की रफ्तार पालेगी। उन्होंने कहा, पूरी कोशिश इस बात की है कि अगली पीढ़ी के युद्धों के लिए एक मिसाइल तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि DRDO, IIT और भारतीय विज्ञान संस्थान मिलकर इस उद्देश्य को हासिल करने का प्रयास कर रहा है। रूसी संस्थान भी इस पर काम कर रहे हैं।